अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से, जहां आज खासा मुस्बत रुझान देखा गया। 373 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जब मार्केट बंद हुई थी 65,100 से ज़ायद की सतह पर बंद हुई थी और आज मार्केट ने एक बड़ा अच्छा जंप लिया, 65,500 की हद को भी अबूर किया और उसी पर फिर मार्केट का अख्ताम हुआ। 8 अरब रुपए के वॉल्यूम का आज कारोबार हुआ और मजमूई तौर पर अब सरमाकारों का एक बेहतर रुझान इस वक्त मार्केट में देखा जा रहा है। IMF के साथ पाकिस्तान का जब मुआहदा हो चुका है, उसके बाद कुछ दीगर इदारों से भी पाकिस्तान को इमदाद की पेशगोइयाँ इस वक्त की जा रही हैं और कुछ खबरें भी इस तरह की सामने आ रही हैं। तो उसी तनाजुर में स्टॉक मार्केट में भी इस वक्त मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते उतार चढ़ाव का शिकार मार्केट रही थी। हफ्ते का आगाज़ बेहतर नहीं हुआ था, लेकिन क्लोजिंग बेहतर हुई थी और इस बार मार्केट ने एक अच्छे आगाज़ के साथ अपनी शुरुआत की है और 343 पॉइंट्स का ये इजाफा मार्केट को 65,500 की सतह से भी ऊपर ले गया है। अब देखना है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में यह सिलसिला बरकरार रहता है या फिर एक बार फिर पिछले हफ्तों की तरह उतार चढ़ाव की सूरत हाल रहती है। रमज़ान मुबारक के बावजूद भी मार्केट बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है और फिर इसके साथ साथ जो कुछ मसाइल हैं इस वक्त मुल्क की मईशत के, वो भी बड़े अहम होते जा रहे हैं और उस पर नई हुकूमत ने अब संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक प्रेजेंटेशन दी गई है और SIFC के इजलास में उन्हें प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें बताया गया कि मुल्क में इस वक्त टैक्स वसूली में बहुत बड़ा फ़र्क सामने आ रहा है। टैक्स कलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला है और ये जो फ़र्क सामने आ रहा है ये 58 खरब रुपए का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि GDP का 6.9% बनता है। वज़ीर आज़म को ये सारे आदाद शुमार शेयर कर दिए गए हैं, उनके इल्म में अब ये तमाम सूरत हाल है और अब देखना यह कि नई हुकूमत क्या हिकमत अमली बनाती है। रियल इस्टेट सेक्टर का जो इसमें फ़र्क है टैक्स का, वो 888 अरब रुपए है, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो फिगर सामने आया वो 562 अरब रुपए है। फिर इसी तरह से दीगर तमाम सेक्टर्स हैं जो कि जिनके छोटे छोटे फ़र्क मौजूद हैं, लेकिन वो भी उनकी मालियत भी अरबों रुपए में बनती है। तो ये कुल मिलाकर 58 खरब का टैक्स वसूली का इस वक्त फ़र्क सामने आ रहा है और ये सूरत हाल ऐसे वक्त में है जबकि टैक्स का जो बोझ है वो लोगों पर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कि टैक्स वसूली के लिए टैक्स के बोझ को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है। नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब ये किस तरह इस पूरी सूरत हाल को काबू किया जा सकता है, इस फ़र्क को कैसे पूरा किया जाएगा। टैक्स नेट को अगर नहीं बढ़ाया जाता तो क्या जो लोग पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर इसका बोझ मजीद लाद दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फिगर सामने आ रहे हैं 58 खरब का टैक्स वसूली का फ़र्क सामने आया है, ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो सकता है जबकि हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से टैक्स का जो इस वक्त वॉल्यूम है वो लोगों पर मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। नुमान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है ये हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी कि जितने मुल्क में माशी एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि हमारे जो बड़े बड़े टैक्सेशन के इकॉनमी के सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट से आउट हैं। जैसे कभी आपने ही बताया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, 4 बड़े सेक्टर हैं हमारे जो हमारे टैक्स नेट से बाहर हैं। आपका रिटेल है, रियल इस्टेट है, एग्रीकल्चर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ये 4 है जहाँ पे पूरा कैश बेस्ड इकॉनमी चलती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट, जब तक इन टैक्सेस को, इन सेक्टर्स को इकॉनमी के दायरे में नहीं लाया जाएगा, इससे प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, आपकी इकॉनमी जो है वो कभी भी आपका मजबूरी है कि अगर आपने IMF के टारगेट्स मीट करने के लिए टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, तो आपने उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाना होगा जो ऑलरेडी टैक्स के इसके अंदर है। अब इसकी 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिसको मैं कहूँगा। इसके लिए एक तो आपको टेक्निकल या टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत होती है, जो आपका पेमेंट सिस्टम है। दूसरी चीज़ ये पॉलिटिकल विल हो कि वो चीज़ों को ठीक करे और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। तो मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट अभी आई है तो उनके पास एक टाइम है, इन्होंने नई टीम भी लाने की कोशिश की है, फाइनेंस की, नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। SIFC एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेके आती है। अब पॉलिटिकल विल के बाविल की बात है कि अगर पॉलिटिकल विल मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स की रिफॉर्म्स आ जाएंगी। अगर ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं इसको हम इकॉनमी के अंदर लेके नहीं आएंगे टैक्सेशन के नेट के अंदर, तो फिर नतीजा यही निकलेगा हमारे आपके से जो आम लोग हैं वो मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। सही। और नुमान साहब, ये जो अगला IMF का प्रोग्राम है उसको हासिल करने के लिए उससे पहले ये सारा सिलसिला करना पड़ेगा, ये इस्लाहत लेकर आनी पड़ेंगी, चूँकि रिटेल सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को या रियल इस्टेट सेक्टर को अगर नहीं लाया जाता टैक्स नेट के अंदर तो फिर ये फ़र्क तो ये आने वाले दिनों में और मज़ीद बढ़ सकता है। देखिए, कुछ इकदाम तो फौरी तौर पर करने होंगे क्योंकि जब IMF अपना प्रोग्राम लॉन्च भी करता है तो कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट जो कहते हैं उस होती हैं। उसका मतलब ये होता है IMF कहता है कि प्रोग्राम लेने से पहले कुछ ऐसे इकदाम हैं जिसको आपने करके दिखाने हैं। अब ज़ाहिर IMF का जो टॉप लाइन जो मेन क्राइटेरिया है वो है टोटल टैक्स कलेक्शन। अब टोटल टैक्स कलेक्शन जो है वो आप कैसे करते हैं, वो एग्जिस्टिंग लोगों पर बढ़ा के करते हैं या आप नए सेक्टर्स पर करते हैं। IMF हमने देखा है कि IMF इतना ज़्यादा उस पर पुश नहीं करता। IMF ने बहुत सारी चीज़ों पर पुश किया है, लेकिन कभी भी जो अनटैक्स सेक्टर ऑफ इकॉनमी है उसके ऊपर उसको डॉक्यूमेंटेशन नेट में लाने के लिए IMF
IMF ने बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया गया। रिकमेंडेशन तो दी गई लेकिन पुश नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा वक्त है कि IMF का प्रोग्राम भी आने वाला है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर जो है गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को टैक्सेशन नेट के अंदर लाने की कोशिश करें तो अच्छा हो जाएगा। वरना नतीजा क्या निकलेगा, अगर इस वक्त आज की तारीख में अगले 2-3 महीनों के अंदर इन सेक्टर्स के हवाले से जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई गई, जब IMF की नेगोशिएशन फाइनलाइज हो रही होंगी तो मजबूरन कोई और ऑप्शन नहीं होगा बल्कि लेकिन गवर्नमेंट को एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं एक और भी चीज़ इसके अंदर कहना चाहूँगा, जी वो ये है कि जिस तरह हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं उसके लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो ऑनलाइन पेमेंट्स या POS के ऊपर चलता है। जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर पेमेंट सिस्टम की डिजिटाइजेशन नहीं होगी तब तक आपकी टैक्स कलेक्शन को और बाकी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को, फेडरल FBR को, सब इदारों को इसके लिए मिलकर काम करना होगा, तभी जाके ये मसला हल हो सकेगा। और नुमान साहब, ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं ये इनके लिए अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी माजी की हुकूमतें क्यों नहीं तरतीब दे सकी? हमें याद है जब शब्बर जैदी साहब को लाया गया था उस वक्त भी बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे, लेकिन फिर वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे। रुकावट कहाँ आती है, क्यों हुकूमत बेबस हो जाती है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि हर काम डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। इसमें आपने जो इकोनॉमी है उसको ऑनबोर्डिंग करनी होगी, यानी आपने उनको कोई ना कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन देना होगा कि भाई हम इसको लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, जो वो लोग जिनको कभी टैक्स देने की आदत ही नहीं रही, उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उनको पहले लो टैक्स रेट से सिस्टम के अंदर लेके आना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट को उसको बढ़ाना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जब ये टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, हालांकि पहले कभी वहाँ टैक्सेशन मौजूद नहीं था, तो क्या गया, पहले वैट को कम रखा गया, फिर वैट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया। टैक्सेशन की ये पूरा सिस्टम होता है, एक दिन का काम नहीं होता। हमें इसके 2 या 3 साल की हिकमत अमली वज़ा करनी होगी, किस तरह रियल एस्टेट को, ट्रांसपोर्टेशन को, और बाकी चीज़ों को हमने जो है और रिटेल को इस टैक्सेशन नेट के अंदर लाना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो लोग आज टैक्स नहीं दे रहे कल सुबह उठें तो वो टैक्स देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो है डिजिटल जी लेके आएंगे। हमारी अक्सर बात होती है FBR की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटाइजेशन ऑफ FBR की। देखिए, एक है FBR के सिस्टम को डिजिटाइज करना और एक है इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, इकोनॉमी के पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज करना। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब तक आपका पेमेंट सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होगा, तब तक कभी भी इकोनॉमी को आप जो है इसको आप डिजिटाइज नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। सऊदी अरेबिया के अंदर जब उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को लेके आए तो 2030 का जो विजन 2030 है उसका एक टारगेट ये है कि 80% ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग टू बी कैशलेस, जो है वो कैशलेस होगी। तो हमने भी इस किस्म का एक टारगेट बनाना होगा कि अगले 5 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी के अहदाफ मुकर्रर करने होंगे कि हमने इकोनॉमी को 50% फॉर एग्जांपल कैशलेस करना है, यानी कैश ट्रांजैक्शन को खत्म किया जाए। उसके जो भी इकदाम करने पड़े, उस पर आपको टैक्स बढ़ाना हो, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेना हो, बड़े नोटों की सर्कुलेशन कम करनी हो, बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स जो कि कैश की तरह इस्तेमाल होते हैं उनकी सर्कुलेशन कम करनी हो, ये सारे इकदाम करने होंगे। क्योंकि जब तक इकोनॉमी को आप डिजिटाइज नहीं करेंगे, पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज नहीं करेंगे, तब तक FBI के कलेक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते। सही। और नवाज साहब, ये भी ज़रा इस पॉइंट पर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि ये जब हम रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की बात करें तो उनकी इनकम पर टैक्स की बात हो रही है ना, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि एक कंज्यूमर उनसे बाय कर रहा होता है तो वो उस पर जो सेल्स टैक्स है वो कंज्यूमर पे कर रहा होता है, तो ये उनके इनकम पर टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, बात ये है कि ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि आप इनकम पर टैक्स लेंगे तो वो जो है आपको जो रिटेलर पे करेगा, और अगर जो है आप उसकी टॉप लाइन पे या उसकी रेवेन्यू पे टैक्स ले लेंगे तो वो कंज्यूमर पे करेगा। जो भी कारोबारी बंदा कारोबार करता है, अगर वो इनकम पे भी टैक्स पे कर रहा है तो अपनी वो कॉस्टिंग करता है, कॉस्टिंग या प्राइसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है। तो अगर उसने इनकम पे भी टैक्स देना है तो उसको प्राइस नेट में शामिल करता है। हर बंदा जो है नेट ऑफ टैक्स की बेस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मेरा ख्याल है हमारे FBR ये बाकी इदारों में पाई जाती है। या वर्ल्ड बैंक ने भी इसको कहा है कि अगर आप पेमेंट या टॉप लाइन पे करेंगे तो रेवेन्यूज़ के उस वक्त आपको जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा अपने उसका जो इंसिडेंस है वो आम आदमी पे पड़ेगा, और अगर आप इनकम पे करेंगे तो वो उसका जो है वो उसको बिजनेसमैन को देना पड़ेगा। ये गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन सिस्टम को जितना आसान रखा जाए वही अच्छा है। बेहतर यही है कि जिस तरह हमारी सेल टैक्स की कलेक्शन हो रही है, इसी तरह टॉप लाइन पे रेवेन्यू पे 1% या 0.5% जो भी हम एग्री करते हैं रिटेलर से वो लगाएं और सिस्टम को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। सही। और नवाज साहब, एक बहुत मसला है तो टैक्सेशन सिस्टम का वो ये है कि लोग डरते हैं टैक्सेशन नेट के आने के बाद में इसकी कंप्लायंस कौन भुगतेगा, इसकी पेमेंट्स कौन करेगा, इसकी हर 6 महीने की 3 कौन भुगतेगा। आप सिस्टम को पूरा जो पेमेंट सिस्टम जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ से ट्रांजैक्शन वजूद में आती है, वहाँ से उसको स्ट्रीमलाइन कर दें और ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा।
सही। और मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सेल लगाने का सिलसिला एफबीआर की जानिब से शुरू हुआ था, वो एक्टिविटी भी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी अब महदूद हो गई है, वो उसमें वो तेज़ी नहीं नज़र आ रही जो कि अब तक आनी चाहिए थी, और अब तक तो लाखों की तादाद में ये इंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ भी हमें एफबीआर थोड़ा सा ज़रा आप समझे कि नॉन एक्टिव नज़र आ रहा है। देखें, अगर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि आप जो है जो टैक्सेशन सिस्टम को पीओएस से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, तो ये जो है अगर आप इसको, अगर एफबीआर स्लो भी है तो एफबीआर को दोबारा एक्टिवेट होना चाहिए, और आई थिंक कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है और एसआईएफसी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आपकी एक सिंगल पॉइंट हो जहाँ से आपका सेल टैक्स भी कलेक्ट हो, जहाँ से आपका इनकम टैक्स भी कलेक्ट हो, एंड दैट्स इट, देयर यू गो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सिस्टम ठीक हो जाएगा, और ये रिटेलर के लिए भी आसान हो जाएगा, और रिटेलर को कंफर्ट भी होगा कि अगर हमारा सिस्टम फुल्ली कंप्लाइंट है तो हमने थोड़ा सा टैक्स पे करना है और हम जो है हमारी जान छुट जाएगी। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको जो है उसको हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है आप जो है अब आज के ज़माने में कि आप वही पुराना जो है 50 साल पुराना वाला पेपर बेस्ड सिस्टम लगा के चलें और आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि लोग खुद से आके पूरा टैक्स पे करें। ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली ये सब चीज़ें ये नॉर्मली सिस्टम इसलिए रखी जाती हैं कि ताकि लोगों के पैसे बनते रहें, लेकिन अभी जो ये खांचेबाजी है, ये पैसे हैं, इसको हमने ख़त्म करना होगा और पूरा एंड टू एंड सिस्टम को डिजिटाइज करना होगा। और इसका पीओएस जो था, इसका एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, और मैं समझता हूँ कि छोटे से छोटे रिटेलर, चाहे हजाम की दुकान ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आप पीओएस लगा दें, हर बंदा है पेमेंट अपनी ऑनलाइन करें। क्योंकि देखिए, अभी आपने शुरू में जो बात की थी बेसिकली कि हमने जो है जो टैक्सेशन, जो टैक्स का जो इंसिडेंस है, जो टैक्स का जो बर्डन है, वो आम आदमी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये आम आदमी क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? क्योंकि बहुत थोड़े से लोग दे रहे हैं। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, ऑटोमेटिकली आम जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो कम होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो साउथ एशिया में वन ऑफ दी, या बल्कि एशिया के अंदर वन ऑफ दी हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्सेशन है। तो हम एक तरफ बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आप ये बताइए कि जिस मुल्क में 30% इन्फ्लेशन हो, तकरीबन 23% आपका जो है वो आपका पॉलिसी रेट है, यानी 27% बोरोइंग कॉस्ट है, और तकरीबन 40% आपका जो है वो टैक्स रेट जी तो कम नहीं करेंगे, कोई एफडीआई मुल्क के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। तो नवाज़, अब ये पाकिस्तान का जो आईएमएफ से मुआहिदा हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी तकरीबन 15 करोड़ डॉलर की एक फंडिंग पाकिस्तान में हो रही है। अब दीगर मालियाती इदारों से भी फंडिंग की राह हमवार हो जाती है जब आईएमएफ के साथ आप प्रोग्राम में चले जाते हैं। अभी तो ज़ाहिर ये 9 मंथ्स का जो प्रोग्राम था, इसका एंड है, नए प्रोग्राम में भी पाकिस्तान को जाना है, लेकिन उससे पहले ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं कि अब दीगर जो मालियाती इदारे हैं दुनिया के, तो वो भी अब पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। देखें, ये जो मालियाती इदारों की फंडिंग आती है, इसकी बुनियाद पे एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आपको जो रोके हुए पैसे थे आपको दे दिए, लेकिन इकॉनमी इसकी बेस पे चलती नहीं है। तो हमें जो है ना बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माइंडसेट से निकलना होगा। अभी भी हम जो है अगला जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं वो एक बताया गया है कि वो एक्सटेंडेड और बड़ा प्रोग्राम होगा, यानी 3 के बजाय शायद 5 साल का हो, और जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा। इसका मतलब ये है कि अगले 5-7 साल तक हम आईएमएफ के चक्कर से निकल नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास कोई ऐसा मजबूत प्लान नहीं होगा, हम ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं बनाएंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो एनजीओ गरीबों को राशन देती हैं, उसमें इतने पैसे मिलते हैं कि आप जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अगली चलें, अगली ना सही तो अगले 2-3-5 साल में हम निकले तो सही। अनफॉर्चुनेटली होता ये कि हम आईएमएफ एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में, उसी प्रोग्राम में खेलते चले जा रहे हैं। तो ये जो पैसा आता है आईएमएफ से आ गए, वर्ल्ड बैंक से आ गए, आप देखें ना कि अभी अगर आईएमएफ से आपने प्रोग्राम कर भी लिया तो मैक्सिमम आपको 6 बिलियन, अभी 3 बिलियन डॉलर अभी आपको मिले, तो 6 बिलियन डॉलर आपको शायद और मिल जाएंगे। वो 6 बिलियन डॉलर अगले 5 साल में मिलेंगे, यानी उसका एवरेज अगर आप लगाएंगे तो साल का 1-1.5 बिलियन डॉलर बनेगा। यानी एक ऐसा मुल्क जिसकी 50-60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हों, 30-35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हो, 30-35 बिलियन डॉलर आपके रेमिटेंसेस से आते हो, आपने अपने आईएमएफ से 1-1.5 बिलियन डॉलर साल के लेने के लिए आपने जो है अपने पूरे सिस्टम को बैठाया हुआ है। तो उसका मतलब ये कि कहीं हमारा फॉल्ट है ना, हमने अपनी इकोनॉमी की सही प्लानिंग नहीं की है। तो हमें इसी को सिस्टम बनाना होगा कि हम जो है आईएमएफ के चक्कर से निकल सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो या चाहे एक्सपोर्ट बेस्ड हो, हमने उसको हर सूरत उसको ग्रो करना होगा, वरना कभी भी आप जो है, और देखिए आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ना, ये 2 या 3 साल का, इससे नहीं होता कि उसके बाद अगले प्रोग्राम में चले जाएं। इसका मकसद ये होता है कि इस दौरान अपने मामलात को आप ठीक कर लें और उस दौरान और आप जो है आगे बढ़ें। लेकिन हम अपने मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम आज भी 3 से 5 साल का एक इकोनॉमिक प्लान बना लें तो होगा ये कि जब तक ये अगला प्रोग्राम आईएमएफ का कंक्लूड होगा तो हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे। सही। तो इसका मतलब जो आईएमएफ की जो इमदाद या फंड जो सामने जो हमें मिलता है, हम उसको फिर सही तौर पर नहीं लगा पाते ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि जहां से फिर हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सके। भी जो 2 प्रोजेक्ट्स पर ये पैसा लगाया जा रहा है, जो इस वक्त ये तकरीबन 15 करोड़ डॉलर आ रहे हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख डॉलर इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर सिंध में बिराजों की हिफाजत के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर ये इस्तेमाल होंगे। तो ये अगर हमें अपने डैम्स को या इस तरह की चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम अगर ये फंड्स ये लगा देंगे तो ये फंड तो एक तरह से ज़ाया हो जाएगा।
देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक अलग अलमिया है कि बहुत सारी डोनर फंडिंग या इंटरनेशनल दारों की फंडिंग आती है, उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म या ओवरसाइट मैकेनिज्म अक्सर बहुत वीक होता है। उसकी कागजी कार्रवाई तो पूरी हो जाती है लेकिन उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। ये पूरी दुनिया में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। तो देखिए, उसूली तौर पर तो यही होना चाहिए कि जो पैसे जिस प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हैं वहीं लगने चाहिए, उसका इस्तेमाल पूरा होना चाहिए। लेकिन तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये वर्ल्ड बैंक और बाकी इदारों की फंडिंग की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है आईएमएफ के पैसे तो हम लेते हैं अपना बजट डेफिसिट, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए। लेकिन जहाँ तक जो तरक्याती फंड्स हैं, अगर वो आते हैं जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और एफबीआर की जानिब से टैक्स स्कीम जो कि ताजरों के लिए लाई गई है, अब उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है और इब्तदाई तौर पर 6 शहरों में इसका इतलाक़ किया गया है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और इसके अलावा रावलपिंडी के ताजरों पर अब इसका इतलाक़ होने जा रहा है। 1 अप्रैल से इसका इतलाक़ हो जाएगा, लेकिन 15 जुलाई से पहली टैक्स वसूली की जाएगी और सालाना हर दुकानदार को कम अज़ कम 1200 रुपये अदा करने होंगे। यानी अगर इसको मंथली आप डिवाइड करें तो 100 रुपये पर मंथ ये बनता है। और जिन ताजिरों ने 2023 के अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा दिए हैं उनको बहरहाल थोड़ी सहूलत दी जाएगी। ये ताजिर इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल-रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होल सेलर्स ग्रोसर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल-रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ये इनकम टैक्स लगाया गया है इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 शहरों के ताजिरों पर। ज़ाहिर है इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी किया जाएगा, पहले इन 6 बड़े शहरों में इसको नाफिज किया जाएगा, बल्कि कर ही दिया गया है। तो क्या रिएक्शन है इस पर ताजिर बरादरी का? सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप रिटेल बेस पे बात कर रहे हैं तो 100 रुपये महीना तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ये जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एफबीआर जब उसको बोलेंगे ये रिटेलर नहीं, ये होलसेलर है, ये एक नई मुसीबत आ जाएगी। फिर इसके बाद जब वो 1200 रुपये सालाना वसूल लेंगे तो फिर वो बोलेंगे आप नेट में जो आप 1200 हैं गलत हैं, अब इसका नेट आप इनकम टैक्स पूरा लिखते हैं, ये करें। ये मामला जो है ना, या तो ऐलान हो जाए तो 5 साल ऐलान हो जाए, 2 साल का ऐलान हो जाए कि भाई ये रिटेल पे इतना है, होलसेल पे इतना है, ताकि ये मामला को अच्छा टैक्स भी हमें मिलेगा, ना कि ये ऐसा हो कि पब्लिक के लिए परेशानी क्रिएट हो जाए। आजकल रोजगार है नहीं। आप देख लें कि अगर रिटेल वाला तो पसारेदार, मतलब जो बाहर दुकान के बाहर लगाता है अपनी, अगर 25 लाख आदमी है अगर कराची में इस तरह की कारोबार करने वाले, तो उनका तो ना मीटर है ना कुछ है। तो मेरे भाई वो तो गरीब कमाता है इतने हैं कि वो टैक्स कहाँ से भरेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि ये चीजें इतनी हैं कि इसको टैक्स पेयर नेट बनाने के लिए पहले तो इसका मैकेनिज्म बनना चाहिए। पहले टैक्स भले कर लें, लेकिन कोई ऐसा तो हो कि उसके मुत्तफिक हो सब, कि भाई 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, ताकि लोगों को दोबारा परेशानी ना हो। तो अब्दुल-रऊफ साहब, अभी जो ऐलान हुआ है ये 1 साल का ही तो हुआ है। अभी ये सालाना 1200 अरब का ऐलान हुआ है और 1200 रुपए का ऐलान हुआ है और ये अब आहिस्ता आहिस्ता आगे कितने साल के लिए अभी फिलहाल इसमें ये तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि कम से कम 1 साल तक तो ये सिलसिला चलेगा ही। जब अभी तो ये इनिशियल कम का मसला होता है सर। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि एफबीआर हो या कोई भी नोटिफिकेशन नया आ जाता है फौरन, तो वो फिर इम्प्लीमेंट पुराना नहीं रहता तो नया आ जाता है। तो इस तरह ये मामला खराब होते हैं। लोग डरते हैं कि अगर हम 1200 को कोई मसला नहीं है, सब कर सकते हैं, लेकिन वो बोलेगा ये शनाख्ती कार्ड ये तो हमें डेटा में ले आएंगे, हमारी तो इनकम इतनी है नहीं। क्योंकि आप देखें पूरे जो रमजान मुबारक में कोई आदमी की शॉपिंग ही नहीं हो रही। देखें आप, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो ये अगर ताजिरों का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, एक ऐप के थ्रू एक सेंट्रल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है जिसमें सबकी ये टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी, तो बहरहाल ये टैक्स नेट में अगर लाने की कोशिश की जा रही है तो ये तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी एक बेहतर अमर होगा ना, कि ज़ाहिर है आप लोगों का भी हिस्सा होगा टैक्स। बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ कि 1200 बहुत अच्छा है, लेकिन सर इसकी इम्प्लीमेंट का कोई हो कि 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, क्या करेंगे ताकि आइंदा के लायमल बन जाए कि यार हमें इस तरह आगे जाना है। अब 100 रुपए से क्या करना है, आगे कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, वो करना चाहिए। तो ये कोई हरासमेंट का माहौल ना हो। सही, तो इसका मतलब ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, एफबीआर के पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। 1200 रुपए में सर कौन इनकार करेगा सर?
कोई भी इनकार नहीं करेगा, क्यों करेगा? सही। लेकिन ये जो इनिशियली 1200 रुपए रखा गया अभी, ये भी आप नहीं समझते कि ये एक छोटे दुकानदार के लिए भी 1200 और एक बड़े दुकानदार के लिए भी 1200, तो ये थोड़ा सा फर्क रखा होना चाहिए था, बड़े दुकानदार पर उसके कारोबार के हिसाब से लगना चाहिए था। सर सर्वे जो कर रहे हैं ये जाहिर के इनकम टैक्स एफबीआर सर्वे कर रही है, तो जाहिर सी बात है बोलेंगे होलसेलर है रिटेलर है, ये तो खुद ही डिसाइड करेंगे ना। ये मामला तो रोज आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि इनके स्क्वायर फीट डिक्लेयर हो जाए, जितने स्क्वायर फीट की दुकान है, होलसेल की दुकान है, वो सबको इल्म है, हर इलाके का हर राज्य को इल्म होता है, ऐसी बात नहीं है, वो डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन छोटे आदमियों को सर ऐसा ना हो कि उनके लिए जो बड़ी मुसीबत बन जाए। सही। और अब्दुल रऊफ साहब, ये टैक्स तो ये कहने को सिर्फ 100 रुपए माहाना का लगेगा, लेकिन ये इसके तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन इसके नाफिज होते ही ये अपनी हर प्रोडक्ट पे तो नहीं कीमत बढ़ा दी जाएगी कि ये 100 रुपए भी फिर जो एंड कंज्यूमर है रिटेलर उस पर शिफ्ट कर दें? ये तो आपके बड़े सवालात और यकीनी सवालात हैं, यानी आप जो पूछ रहे हैं ये खर्चात हैं कि हमें पहले तो देखो 18% जीएसटी हर आदमी गरीब भी दे रहा है, तो मिडिल आदमी भी दे रहा है, तो दुकानदार भी दे रहा है, तो होलसेलर भी दे रहा है, तो घरेलू फार्मिंग भी दे रहे हैं, तो आपके ऊपर और मजीद टैक्स आ रहे हैं, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बिजली के बिल भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे भी तो टैक्स लग रहा है ना। बिल्कुल, टैक्स तो हर जगह पे लग रहा है भाई, डायरेक्ट भी लग रहा है, इनडायरेक्ट भी लग रहा है, दोनों तरफ से टैक्स। और इसके बावजूद भी जो टैक्स वसूलियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, अभी भी जो टारगेट होता है उसमें और कलेक्शन में बड़ा फर्क आता है। कहते हैं ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, जब टैक्स चोरी होती है, टैक्स चोरी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि टैक्स चोरी में कौन आदमी कौन भाई क्यों टैक्स पूरा कलेक्ट नहीं होता? ये तो उनको देखना चाहिए ना, जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो टैक्स आ नहीं रहा है, वजह क्या है? क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते? फिर वही छोटे दुकानदार 15,000 रह गए, जो दुकान के बाहर बेचारे छोटी दुकान लगाते हैं, वही रह गए। असल तो देश फुल होना है, वो कराची शहर तो 65% रेवेन्यू देता है, तो क्या दूसरे शहर भी हैं? अल्लाह करे कि सबसे अमल दरामद हो जाए। पाकिस्तान हमारा, ये मुल्क हमारा है, हम तो ये चाह रहे हैं। सही। चलें, बड़ी अच्छी आपकी सोच है कि आप टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन एफबीआर के पास आप ये कह रहे हैं कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है टैक्स कलेक्शन का दुरुस्त तरीके से। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेलर्स ग्रोसर हमारे साथ मौजूद थे। और अब ये टैक्स चोरी को रोकने के लिए हुकूमत भी संजीदा इकदाम कर रही है। बहुत सारे बड़े स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, एलीट क्लब्स को और इस तरह के दीगर इदारों को अब एक सॉफ्टवेयर से, जो कि एफबीआर का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, उससे मुंसलिक करने की बात की जा रही है, ताकि फिर इनके टैक्स का जो रिकॉर्ड है उसको भी वाज़ेह तौर पर मुरतब किया जा सके और कहां कहां कौन कौन सा इदारा टैक्स चोरी में मुलव्विस है उसकी भी निशानदेही हो सके। इस पर गुफ्तगू के लिए मियां जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो टैक्स चोरी का ये मामला है, ये हुकूमत की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा? हुकूमत भी संजीदा कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन का जो फ़र्क है वो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आता है। 58 खरब के इस बार भी ये फिगर्स अभी हमारे सामने मौजूद हैं। तो किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है अभी हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पाकिस्तान जो है, जब तक लोग अपना देना शुरू करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी का साइज है, एक तखमीने के मुताबिक हमें 14,000 अरब रुपए टैक्स देना, जबकि IMF के मुताबिक हमें 18,000 अरब रुपए टैक्स देना चाहिए। वेराज के हम जो टैक्स दे रहे हैं वो 9,700 अरब रुपए का इस साल का हमारा टारगेट है। वेराज के जो पिछले साल का भी हमारा टारगेट था वो 7,200 अरब रुपए था। बात यह है कि हम आप इससे ज्यादा लगा सकते हैं, यानी पिछले साल के बाद जो टारगेट बनाया आपने जो इलेक्शन की है, और इस साल हमने तो 30% उसमें इंक्रीज किया, और जबकि इंक्रीज करने की जरूरत है 14,000 अरब रुपए, यानी 5,000 अरब रुपए अभी भी हम कम है, और IMF के मुताबिक हमने इसको डबल करने की जरूरत है। और इस चक्कर में अगर हम देखें तो हमारा जो टैक्स GDP है वो सबसे कम है, वो 8.5-9% के करीब है, जो IMF कह रहा है कि इसको आप 18% दे लेंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रेवेन्यू में कितने पीछे हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो जितने भी डेवलपमेंट के काम है उसके लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होता, और उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि कर्जे लेने पड़ते। अब सिचुएशन ये है कि अब इन्होंने जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को, क्लब्स को, शादी हालों को और ये स्लिमिंग क्लिनिक्स को, ये सारी इस तरह की जितनी भी चीजें और सर्विसेज हैं
इनको एक सिस्टम में लाने का फैसला किया है और उनको POS के साथ यानी जो FPR का जो सिस्टम है सॉफ्टवेयर उसके साथ लिंक करने का, ऑनलाइन लिंक करेंगे और रियल टाइम उसकी वहाँ पे जा। तो बहुत सारे लोग जो है, जो हमारी इलीट है, वो ज़ाहिर है कि अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाती है, अच्छे कॉलेजों में भेजते हैं, फिर अच्छे उसमें हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, क्लबों के मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे बड़े ह्यूज एक्सपेंसेस वो करते हैं। और उसके अगेंस्ट जो उनकी इनकम होती है वो बड़ी मिनिमम सी होती है, मिनिमम होती है, वो उसको बढ़ती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इस जो उन्होंने फैसला किया है, इस फैसले के नतीजे में FPR के पास रियल टाइम डेटा जा रहा होगा और अब वो लोग जो एक्सपेंस करते हैं, मतलब वो एक्सपेंस को जैसे अपनी इनकम में डिक्लेयर नहीं करते, तो वो उनको ज़ाहिर है उस हिसाब से इनकम भी अपनी शो करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स करेगा। जहाँ तक आप अभी रिटेलर्स के ऊपर बात कर रहे थे, अभी ये होलसेल ग्रुप के 1200 रुपये टैक्स तो कुछ भी नहीं है दुकानदार के ऊपर। अभी आप बात कर रहे थे 100 रुपया महीना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ये टैक्स देना चाहिए और जब तक टैक्स सिस्टम में नहीं आएगी। अच्छा जाहिद साहब, दिलचस्प बात ये कि वो भी टैक्स देने पर तैयार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 1200 तो कुछ नहीं है, इसको अगर थोड़ा बढ़ा भी दिया जाए तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है FPR के पास। अब वो जो सड़कों पर लोग स्टॉल लगाए हुए होते हैं, वो पथारेदार होते हैं, या जो ऐसी कंजस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनको कैसे सिस्टम में लाया जाएगा? यानी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया FPR ने, अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो देखें, वो उसके लिए जो बिल्कुल इस तरह स्मॉल शॉपकीपर हैं, उनके लिए वो एक ऐप लेके आ रहे हैं और उस ऐप में लोग अपने आप को खुद रजिस्टर करेंगे और वो उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। अब ये पथारेदार ये बात करने वाला, अभी या तो पथारे वाले जो है वो या तो टैक्स देंगे नहीं या आप कहेंगे ये सिस्टम खराब है। भाई बात यह है कि पथारे वालों को छोड़ दें, वो कब टैक्स दे रहे हैं? पहले पिछले 50 साल से टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन वो पुलिस को पता 500 रुपये देते हैं। तो बात यह है कि हम जो दुकानदार हैं कम से कम उनको तो सिस्टम में लाएं। उनके बिजली के बिलों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम एक कॉलम और बढ़ा देंगे। तो FPR के पास अब वो क्या करें? लोग जब टैक्स देना नहीं चाहते उसके लिए हीरे बहाने बनाते हैं, तो FPR को बहुत सारे सिस्टम डाल चुका है और सारे सिस्टम पे। ठीक है जाहिद साहब, आपकी गुफ्तगू हम यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हुकूमत इस वक्त टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने जा रही है और इस सिलसिले में कुछ इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के, मारूफ सनतकार भी हैं मुल्क के। जाहिद साहब, अब ये हुकूमत इस वक्त ये इकदाम उस वक्त उठाने जा रही है जब हमें IMF के 24वें प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो ये हम पहले ही काफ़ी लेट हो गए हैं, अब बड़े हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने पड़ेंगे, कितनी तेज़ी इसमें दिखानी पड़ेगी? और ये इशू कर दिया है और 1 अप्रैल से इसको नाफिज कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पहली इनकम या रिकवरी टैक्स मेजर है वो 1 जुलाई से। तो उनका एग्रीमेंट हुआ और IMF ने इनको ये टाइम लाइन दी है कि इसके अंदर आप करें, अदरवाइज हम तो पिछले 15-20 साल से इसको प्रपोज कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन अब IMF के ही डंडे के ऊपर हमने इसको नाफिज कर दिया है और फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल शुरू हो जाएगा और 1 जुलाई से इसमें जो रेवेन्यू आना होगा। तो ये मेजर ऐसा है कि जो बहुत पहले हो जाना चाहिए, अगर ये बहुत पहले हो जाता तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता। और ये इसकी अगर आप लिस्ट देखेंगे SRO 428 में, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कोई सैकड़ों की तादाद में इसमें एंटिटीज शामिल कर दिए हैं, सर्विसेज इसमें शामिल कर दिया है कि जो कि इस नेट में हम आएंगे और उसके जरिए से FPR का डेटा कलेक्ट होगा, यानी एक्सपेंसेस का डेटा उनके पास आ जाएगा कि कौन कौन लोग जो है क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं और उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो वो उसके बाद जो डेटा आएगा तो उसके ऊपर फिर वो देखेंगे कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।